जब भी बात आती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तो सिर में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि कब जो है सो पॉसिबिलिटी की बात होती है, कब एबिलिटी की बात होती है, कब परमिशन की बात होती है, कब पर्पस की बात होती है, कब एडवाइस की बात होती है और कब इंस्ट्रक्शन की बात होती है, फिर कब कंपल्सन की बात होती है। इसी में उलझ के रह जाते हैं। हम ये पता ही नहीं कर पाते हैं कि किसका यूज परमिशन के लिए होता है, किसका यूज एडवाइस के लिए होता है, किसका यूज एबिलिटी के लिए होता है, किसका यूज पर्पस बताने के लिए होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दो या दो से अधिक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किसी एक के लिए हो जाता है। जैसे पॉसिबिलिटी बतलाते हैं तो मे का भी यूज हो जाता है, माइट का भी यूज हो जाता है, कैन का भी यूज हो जाता है। तो समझ ही नहीं आता है कि कब हम मे का यूज करेंगे, कब माइट का यूज करेंगे, कब कैन का यूज करेंगे। जैसे रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो हम कभी जो है सो वुड का भी यूज कर देते हैं, कभी हम शुड का भी यूज कर देते हैं, या कभी जैसे हम वुड का भी यूज कर देते हैं। तो फिर पता ही नहीं चलता है कि कब हम रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज करेंगे या कब हम जो है सो हम शुड का यूज करेंगे। या फिर अगर एडवाइस की बात होती है तो कभी शुड का यूज होता है, कभी आउट टू का यूज हो जाता है। बस इसी कन्फ्यूजन की वजह से जो है सो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता कैसे है। और आज हम आपके इसी कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं कि कब और कहाँ जो है सो हम किसका यूज करते हैं। तो फर्स्ट आपको समझना क्या है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते कितने हैं। फर्स्ट ये समझ लेना है, क्योंकि आपको याद नहीं रहता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते कितने हैं। ये बिल्कुल हम आपको एक्सपीरियंस के आधार पर बतला रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा इसी तरह के प्रॉब्लम जनरेट होते हैं। ठीक है, और हम इसको याद करने के, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को याद करने के तरीके भी हम आपको बताएंगे, ताकि आप जैसो उस ट्रिक से पूरी की पूरी बातें याद कर लो। जैसे देखो, फर्स्ट क्या है, मे है। तो मे जब याद रहेगा तो आपको माइट तुरंत याद रहेगा। ठीक है, अगर मे याद है तो माइट तुरंत याद हो जाएगा, चूंकि माइट क्या है, मे से मिलता जुलता है। फिर कैन याद रहेगा तो कुड भी याद रहेगा। क्यों? क्योंकि कुड जो है वह कैन से मिलता जुलता है। फिर सेल याद रहेगा तो शुड भी याद रहेगा, सेल याद रहेगा तो शुड भी याद रहेगा। और विल याद रहेगा तो वुड भी याद रहेगा। तो कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। मे माइट, कैन कुड, सेल शुड, विल वुड। कितना हो गया? 8 हो गया। अब कितना बच गया? 13 बच गया। तो इसमें क्या हो गया? मस्ट। क्या हो गया? मस्ट। उसके बाद याद रखोगे कि दो ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसके साथ की टू का यूज होता है। एक से एक ट्रिक भी हम आपको बताने वाले हैं। दो ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसके साथ की टू का भी यूज होता है, और वो कौन है? तो फर्स्ट है आउट टू, सेकेंड है यूज्ड टू, और नेक्स्ट दो बच जाता है, वो है आपका नीड और डेयर। तो ये है आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। टोटल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितने हैं? 13 है, यानी 13 है। कोई पूछेगा कि टोटल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितने हैं, तो 13 है, 13 हैं। लेकिन इसमें से दो, नीड और डेयर जो है, ये क्या होता है? ये होता है मार्जिनल। क्या होता है? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ठीक है, तो अब कहोगे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है? तो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसका यूज हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी करते हैं और मेन वर्ब की तरह भी करते हैं। किस तरह से करते हैं? मेन वर्ब की तरह से भी करते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी नीड और डेयर का यूज हम मे माइट कैन कुड की तरह भी करते हैं, और नीड और डेयर का यूज हम जैसे इट हो गया, प्ले हो गया, इस तरह से भी करते हैं। जैसे इट हो गया, प्ले हो गया, इसका आप V1, V2, V3, V4, V5 बनाते हैं। उस तरह से आप नीड और डेयर का भी V1, V2, V3, V4 और V5 बना सकते हैं। वंस अगेन आप याद कर लीजिए कि नीड और डेयर, चूंकि बच्चे से जब हम बार बार पूछते हैं कि बताओ बेटा ये नीड और डेयर क्या है, तो वो कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। उनको पूरी की पूरी बातें याद ही नहीं रहती है कि इसका यूज हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह करते हैं, यानी इसका यूज हम कैन कुड मे माइट की तरह भी करते हैं और ईट प्ले ड्रिंक रन इस तरह से भी करते हैं। यानी इसका V1, V5
V2, V3, V4 भी हम बनाते हैं। तो दो चीज़ें आप कंफर्म हो चुके हैं। फर्स्ट, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं और ये सब इसकी यूज हैं कि इसका यूज हम एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, पर्पस, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट और कंपल्सन बतलाने के लिए करते हैं। अब सबसे जो बिगेस्ट प्रॉब्लम आपका बचा हुआ है वो है कि कब और किसका यूज हम किसके लिए करते हैं। यानी पॉसिबिलिटी, एबिलिटी बताने के लिए किसका यूज करेंगे, परमिशन के लिए किसका यूज करेंगे, कैपेसिटी के लिए किसका यूज करेंगे, एडवाइस के लिए किसका यूज करेंगे, इंस्ट्रक्शन के लिए किसका यूज करेंगे। बस इस बात को ही समझना है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए तो समझिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का आप मास्टर हो गए। तो चलिए इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मे को डिस्कस करेंगे, फिर माइट को, फिर केन को, फिर कुड को, पूरी की पूरी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अब मे के प्रयोग को समझना है कि मे का यूज होता कहाँ कहाँ है और टू द पॉइंट हम बातें करेंगे ताकि आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा सहूलियत हो, नहीं तो आप याद नहीं रख पाते हो। ठीक है, जैसे मे का फर्स्ट यूज हम करते हैं परमिशन के लिए। अगर परमिशन लेना हो तो भी हम मे का यूज करेंगे, अगर परमिशन देना हो तो भी हम मे का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे क्या है कि मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूं। ये क्या कर रहा है, परमिशन ले रहा है। ठीक है, ये परमिशन ले रहा है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, यू मे गो, यानी तुम जा सकते हो। यानी क्या कर रहा है, ये परमिशन दे रहा है, परमिशन दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से मे का यूज पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी। पॉसिबिलिटी किसको बोलते हैं, संभावना व्यक्त करने के लिए, और अनसर्टेनिटी किसको बोलते हैं, तो अनिश्चितता व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। जैसे इट मे रेन टुडे, यानी आज क्या हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, यानी हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। क्या व्यक्त कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। या ही मे बी देयर, यानी वह वहाँ पर हो सकता है। ऐसा हम क्या संभावना बतला रहे हैं, हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है, अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है। ठीक है, थर्ड, मे का यूज कहाँ करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब कहोगे ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस होता है जिससे हम विश, ब्लेस, प्रे या कर्स का बोध करते हैं। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको विश का मीनिंग ही नहीं पता हो, या ब्लेस का मीनिंग नहीं पता हो, कर्स का मीनिंग नहीं पता हो। तो विश मीन्स होता है इच्छा जाहिर करना, ब्लेस मीन्स होता है आशीर्वाद देना, किसी को आशीर्वाद देते हो ना, खुश रहो, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा ब्लेस हो गया। प्रे मीन्स प्रार्थना करना, भगवान से प्रार्थना करते हो ना, क्या वो क्या होता है, प्रे होता है। और कर्स क्या होता है, श्राप देना, किसी को कहते हो ना कि मे यू डाई सून, तुम जल्दी मर जाओ, यानी श्राप दे रहे हो। क्या कर रहे हो, श्राप दे रहे हो। तो जैसे क्या है, मे यू लिव लॉन्ग, यानी तुम्हारी आयु लंबी हो, तुम लंबा समय तक जियो, 2-4 हज़ार साल मतलब बोले। ठीक है, तो मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या हो गया, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। देखो यहाँ पर मे का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, मे का यूज कर रहे हैं। जैसे मे यू डाई सून, किसी वृद्ध आदमी को जाके चिढ़ा दो क्या, किसी वृद्ध आदमी को जाके चिढ़ा दो तो वो क्या कहेगा, मे यू डाई सून, तुम जल्दी मर जाओ ताकि तुमसे हमको छुटकारा मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम श्राप भी अगर देते हैं तो किसका यूज करते हैं, मे का। किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से पर्पस, पर्पस क्या होता है, उद्देश्य, किसी काम को करने का जो उद्देश्य होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, पर्पस बोलते हैं। तो पर्पस दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो मे का यूज करते हैं। लेकिन इसके साथ सो डैट होना चाहिए। सो डैट का मतलब क्या होता है, ताकि। सो डैट का मतलब क्या होता है, ताकि होता है। जैसे वी ईट सो डैट वी मे लिव, हम लोग किस लिए खाते हैं, ताकि हम लोग जीवित रह सकें। किस लिए खाते हैं, ताकि हम लोग जीवित रह सके। वी ईट सो डैट वी मे लिव, हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जीवित रह सके। जैसे वी स्टडी सो डैट वी मे पास द एग्जाम्स, हम पढ़ाई करते हैं, किस लिए पढ़ाई करते हैं, ताकि हम एग्ज़ाम पास कर सके। तो इसलिए जो है सो मे का चारों प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा।
फर्स्ट क्या है, परमिशन के लिए, यानी परमिशन लेना हो तो भी, परमिशन देना हो तो भी हम मे का यूज करते हैं। सेकेंड क्या है, पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी, यानी संभावना व्यक्त करने के लिए या अनिश्चितता बतलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का। थर्ड क्या बताए थे, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, तो जिससे विश, ब्लेस, प्रे या कर्स का बोध हो, सबका मीनिंग भी बता दिए हैं, जिसमें बोले थे मे यू लिव लॉन्ग, लंबे समय तक जियो, मे यू डाई सून, जल्दी मर जाओ ताकि तंग मत करो। और फोर्थ क्या बताए थे, पर्पस बताने के लिए, यानी उद्देश्य बताने के लिए, और बोले थे कि जब पर्पस वाली बात होती है, उद्देश्य वाली बात होती है, तो इसके साथ सो डेट का भी यूज होता है। किसका यूज होता है, सो डेट का भी यूज होता है, तब हम पर्पस शो करते हैं। चलिए, बहुत आसानी से आपको जैसे मे का प्रयोग समझ में आ गया है। अब हम आपको बतलाते हैं नेक्स्ट, और वो होगा आपका माइट का प्रयोग। मे के तुरंत बाद अगर आप माइट को समझते हो ना, तो समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है, और बहुत बेहतर से आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे। चलो, इसके बाद हम माइट के प्रयोग को बतलाते हैं। माइट के प्रयोग को समझते हैं। इससे पहले मे के प्रयोग को तो आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, अब माइट के प्रयोग को समझते हैं। और हम कहे भी थे कि अगर आप मे की तुरंत बाद अगर आप माइट को समझते हो तो 50% लोड आपका घट जाएगा। 50% ही आपको जैसो अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए, फर्स्ट क्या होता है कि पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ मे, यानी मे के पास्ट टेंस के रूप में जो है सो हम माइट का यूज करते हैं। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हो ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हो, तो सबसे ज़्यादा वहीं पर इसका यूज होता है, ठीक है। जैसे क्या है कि ही सेड डैट ही माइट गो देयर, उसने कहा कि वह वहाँ जैसो जा सकती थी। यहाँ पर जैसो मे के पास्ट फॉर्म रूप में हम किसका यूज किए हैं, माइट का यूज किए हैं, ठीक है। जैसे सी सेड डैट इट माइट रेन द प्रीवियस डे, उन्होंने क्या कहा था कि कल बारिश हो सकती थी, यानी क्या बतला रहा है, ये बतला रहा है संभावना। लेकिन कब का संभावना बतला रहा है, तो पास्ट का संभावना, पास्ट का पॉसिबिलिटी बतला रहा है। और यहाँ पर जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते होगे तो यहाँ पर इसका यूज हम करते हैं। तो एक चीज़ याद रखोगे कि पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ मे, यानी मे के पास्ट टेंस फॉर्म में हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। सेकेंड, हम मे में भी आपको बताए थे कि पॉसिबिलिटी बतलाता है, यानी मे भी जो है सो संभावना बतलाता है। तो मे से ही तो माइट बना है, मे से ही क्या बना है, माइट बना है। तो इसका मतलब है कि माइट भी तो संभावना बताएगा ही बताएगा, तो ये भी संभावना बतला रहा है, ठीक है। जैसे इट माइट रेन टुडे, यानी आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुडे। या सी माइट बी देयर, यानी वह वहाँ हो सकती है, यानी ये क्या बतला रहा है, संभावना बतला रहा है। अब कहोगे कि मे में भी जो है सो आप संभावना बतला रहे हो, पॉसिबिलिटी बतला रहे हो, और माइट में भी जो है सो आप पॉसिबिलिटी बतला रहे हो, माइट में भी आप संभावना बतला रहे हो, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर मे में जो है सो संभावना थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है, मे में संभावना थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन जब आप माइट की बात करते हो तो माइट में पॉसिबिलिटी जो है वह मे की अपेक्षा थोड़ा कम है। जैसे हम समझा देते हैं एक चीज़ एग्जांपल के थ्रू समझो कि मे अगर किसी काम के होने की संभावना अगर 50% है, ठीक है, मे में, तो माइट में उसी काम के होने की संभावना जो है सो 30% है। एक ऐसा परसेंटेज बता दिए, यहाँ पर कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ ये समझना है कि जब संभावना थोड़ा ज़्यादा हो तो मे का यूज करेंगे, जब कम के होने की संभावना थोड़ा कम हो तो माइट का यूज करेंगे, क्या, ठीक है। अब पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन, हम तो मे में भी आपको बोले थे, में भी आपको बोले थे कि इस परमिशन लेने या देने में जो है सो यूज होता है। तो उसी तरह से माइट में भी परमिशन लेने या देने में यूज होता है। लेकिन एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि मे का अगर यूज करते हो तो उसमें सिर्फ हम परमिशन ले रहे हैं या दे रहे हैं, उसमें रिक्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम माइट का यूज करते हैं तो माइट में पोलाइट रिक्वेस्ट भी आ जाता है, यही ध्यान रखना है, माइट में पोलाइट रिक्वेस्ट भी आ जाता है। जैसे हम बोलते हैं मे आई गो आउट, तो इसमें क्या है, सिर्फ हम आपसे परमिशन मांग रहे हैं। लेकिन बोलते हैं माइट आई गो आउट, तो इसमें क्या है कि परमिशन मांग भी रहे हैं आपसे और आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि मुझे थोड़ा जाने दे दीजिए, ठीक है। तो इसलिए जैसो हम माइट का यूज करते हैं। जैसे माइट आई
सीट हेयर, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? या माइट यू गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपनी कलम दे सकते हो? तो हम उससे परमिशन भी मांग रहे हैं और उसको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि दे दो ना अपनी कलम, दे दो ना अपनी कलम, ठीक है। तो हम इस तरह से जैसो यूज करते हैं। तो समझ गए होंगे फर्स्ट हम कहाँ यूज करते हैं, तो मे के पास्ट फॉर्म में, मे के पास्ट फॉर्म में। जैसे कुड का यूज कहाँ करते हैं, कैन के पास्ट फॉर्म में। शैल का यूज कहाँ करते हैं, शुड के पास्ट फॉर्म में। वुड का यूज कहाँ करते हैं, विल के पास्ट फॉर्म में। तो उसी तरह से जैसो यहाँ माइट का यूज जैसो हम मे के पास्ट फॉर्म में करते हैं। दूसरी बात, जब मे से संभावना बतला रहे हैं तो माइट से भी संभावना बताएंगे, लेकिन माइट में मे की अपेक्षा संभावना थोड़ी कम होगी। और थर्ड, हम जब मे से परमिशन ले दे रहे हैं तो माइट से भी परमिशन लेते देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो अब हम डिस्कस करते हैं कैन को। चलो नेक्स्ट कैन के प्रयोग को समझते हैं। कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो फर्स्ट है कि कैन का प्रयोग जो है सो पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी बताने के लिए करते हैं। यानी जब हम शक्ति की बात करेंगे, अपनी पावर शक्ति की बात करेंगे, या अपनी जो है सो एबिलिटी यानी योग्यता की बात करेंगे, या फिर कैपेसिटी यानी किसी के क्षमता की अगर हम बात करेंगे तो हम कैन का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे, कैन का। किस चीज़ के लिए, तो अगर अपनी शक्ति दिखाना हो, अपनी क्षमता दिखाना हो, या अपनी योग्यता दिखाना हो, या किसी की भी योग्यता दिखाना हो तो हम कैन का यूज करेंगे। जैसे आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी ये हमारी पावर है, ये हमारी शक्ति है कि हम जैसो रिवर को तैरकर पार कर सकते हैं। तो हमने किसका यूज किया है, हम यहाँ पर कैन का यूज किए हैं। क्या दिखाने के लिए, तो पावर दिखाने के लिए। फिर सी कैन सॉल्व दिस सम, यानी वह सम या दिस प्रॉब्लम, यानी वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। यानी क्या है उसके पास, तो उसके पास एबिलिटी है, उसके पास क्षमता है। तो उसकी क्षमता को दिखाने के लिए हम कैन का यूज किए हैं। नेक्स्ट क्या है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, यानी यहाँ कैन का यूज किस लिए बतलाए हैं, तो इसकी योग्यता के लिए बतलाए हैं कि वह जो है सो इंग्लिश बोल सकती है। आप यहाँ पर उसकी एबिलिटी कहो, उसकी कैपेसिटी कहो, यानी उसके पास इतनी एबिलिटी है कि वह इंग्लिश बोल सकती है, यानी उसके पास इतनी कैपेसिटी, एबिलिटी या कैपेसिटी। ठीक है, तो एबिलिटी या कैपेसिटी बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैन का। किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। सेकेंड क्या है, परमिशन। अब कहोगे कि मे में भी जो है सो परमिशन का यूज, परमिशन लेने या देने के लिए मे का भी यूज होता है। आप कहे थे परमिशन लेने देने के लिए माइट का भी यूज होता है, या परमिशन फिर थर्ड में कर रहे हो कि परमिशन के लिए जो है सो कैन का भी यूज होता है। ठीक है, तो जब हम शुरू में ही बताए थे कि कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि एक ही काम के लिए दो या दो से अधिक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज हो रहा है। जैसे परमिशन लेने या देने के लिए मे का भी यूज हुआ, माइट का भी यूज हुआ, फिर यहाँ पर परमिशन के लिए कैन का भी यूज हो रहा है। तो चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ हम लिख दिए हैं कि कैन इज लेस फॉर्मल देन मे इन दिस सेंस, यानी परमिशन लेने या देने में मे जो है यह कैन से जो है सो कम फॉर्मल है। ठीक है, कम फॉर्मल है। इसका यूज कहाँ करो, क्या टीचर के सामने कर दोगे, नहीं, टीचर के सामने तो फॉर्मल बातें बोलोगे ना। ठीक है, इसका यूज हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर कि हमको ज़्यादा फॉर्मेलिटी निभाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ पर हम कैन का यूज करेंगे। यानी इनफॉर्मल में जो है सो अगर हमको परमिशन लेना देना है, तो जैसे दोस्तों के बीच में हो गया, परिवार में कोई वैसे हैं जिनको ज़्यादा सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है, मजाक में भी हम कैन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ फॉर्मेलिटी अदा करना है, कहीं ऑफिस में, टीचर के सामने, अपने से बड़ों के सामने जिनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम मे का ही यूज करेंगे, कैन का यूज वहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए हम लिख दिए हैं कि कैन इज लेस फॉर्मल देन मे। जैसे यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। कैन आई सिट हेयर, हम किसी को कहते हैं, जैसे दोस्त है, अब दोस्त के बीच में जाते हैं और उसको बोलते हैं कैन आई सिट हेयर। ठीक है, क्या करना चाहते हैं, बैठने कहोगे तो भी, नहीं बैठने कहोगे तो भी, तुमको धक्का दे के भी हम बैठ ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, लेस फॉर्मल होता है। ठीक है, सेकेंड क्या है, हैबिट या नेचर। अगर किसी के हैबिट को बताना चाहते हो या किसी के हैबिट नेचर को बतलाना चाहते हो तो भी आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो, कैन का यूज कर सकते हो। जैसे अ लायर कैन डिसीव एनीवन, किसी को कहते हो ना, कह रहे झूठा आदमी तो किसी को भी धोखा दे सकता है, झूठा आदमी तो किसी को भी ठग सकता है।
ठीक है, किसी को भी डिसीव कर सकता है, किसी को चीट कर सकता है। तो यहाँ पर ये क्या बतला रहे हैं, उसके हैबिट के बारे में बतला रहे हैं या उसके नेचर के बारे में बतला रहे हैं कि अ लायर कैन डिसीव एनीबडी, एक झूठा व्यक्ति किसी को भी, जैसे एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति किसी को भी धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है। जैसे अ सेंट कैन हार्म नो वन, अब साधु क्या होते हैं, नेचर से ही दयालु होते हैं, उनकी नेचर ही होती है काइंडनेस वाली, तो वो क्या किसी को हार्म करेंगे, अगर हार्म करना होता तो वो साधु बनते ही नहीं। ठीक है, अब इस पर कोई तरह तरह के कमेंट्स मत करते रहना कि साधु तो ऐसे होते हैं, साधु ऐसे होते हैं, एक आध अगर कोई रेयर केस निकल जाते हैं तो उनकी बात को छोड़ दो। ठीक है, तो अ सेंट कैन हार्म नो वन, यानी साधु किसी को हार्म नहीं कर सकते। जैसे थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी सैद्धांतिक संभावना, सैद्धांतिक बातें अगर हम करते हैं, थ्योरेटिकल बातें करते हैं, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी की बातें करते हैं, तो भी हम किसका यूज करते हैं, कैन का। किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। जैसे एनीबडी कैन मेक मिस्टेक्स, ये सैद्धांतिक बातें हैं ना, थ्योरेटिकल बातें हैं ना, कि कोई भी आदमी गलती कर सकता है, स्वभाव होता है, कोई भी आदमी गलती कर सकता है, इसमें इतना हाय तौबा करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो एनीबडी कैन मेक मिस्टेक्स, यानी कोई भी आदमी मिस्टेक कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं करेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, सही बात है, इलेक्ट्रिसिटी तो डेंजरस है, ये सैद्धांतिक बातें हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। ठीक है, तो हमने कैन का यूज कहाँ कहाँ किया, तो फर्स्ट पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी बतलाने के लिए, सेकेंड परमिशन लेने या देने के लिए, लेकिन इसमें हम बोल दिए थे कि यह मे की अपेक्षा जो है सो लेस फॉर्मल होता है, यानी कम फॉर्मल होता है, यानी इनफॉर्मल रूप में इसका ज़्यादा यूज करते हैं। हैबिट या नेचर को बतलाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और फोर्थ क्या बतलाए थे, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी जहाँ थ्योरेटिकल बातें करते हैं वहाँ पर भी हम कैन का यूज करते हैं। चलो इसके बाद हम कुड को समझते हैं। तो इसके तुरंत बाद अगर हम कुड को समझेंगे ना तो कुड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे मे के बाद माइट अच्छे तरीके से समझ में आ गया, उसी तरह से कैन के बाद कुड भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो अब कुड के प्रयोग को समझते हैं, कुड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इससे पहले तीन तो आप समझ ही चुके हैं। तो फर्स्ट कुड का प्रयोग जो है सो कैन के पास्ट फॉर्म, यहाँ पर कुड लिखा गया था, कैन पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ कैन, कैन के पास्ट टेंस फॉर्म में जैसो कुड का यूज होता है। ठीक है, यानी कैन का यूज जैसो प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए करते हैं, जबकि कुड का यूज जैसो पास्ट टेंस में करते हैं। कैन का ही पास्ट है कुड, कैन का पास्ट क्या है, कुड। जैसे इससे पहले हम समझाए थे कि मे का पास्ट क्या है, तो माइट, मे का पास्ट माइट, उसी तरह से कैन का पास्ट क्या है, तो कुड है। जैसे सेल का पास्ट क्या है, तो शुड है। विल का पास्ट क्या है, वुड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, कैन का ही पास्ट है। एक रूल याद हो गया, जैसे राम टोल्ड मी डैट ही कुड हेल्प मी, राम ने मुझे कहा था कि वह मुझे हेल्प कर सकता था। ठीक है, राम ने क्या कहा था कि वह मुझे हेल्प कर सकता था। या आई टोल्ड हर डैट आई कुड गिव हर मनी, मैंने उससे कहा कि मैं उसे पैसा दे सकता था। दिया कि नहीं दिया पता नहीं। तब समझ गए, पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ कैन, कैन के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। एक रूल हो गया। सेकेंड, जब हम कैन से भी जो है सो एबिलिटी, कैपेसिटी और पॉसिबिलिटी को बतलाते हैं, तो इसका मतलब है कि कुड से भी हम एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को बतलाएंगे, क्योंकि कुड भी क्या है, कैन का ही पास्ट फॉर्म है। कुड क्या है, कैन का ही पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर भी जो है सो कुड भी क्या बतला रहा है, तो एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर बतला रहा है। किसका पावर बतला रहा है, पास्ट। ठीक है, पास्ट मतलब भूतकाल, बीते हुए समय का जैसो एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर बतला रहा है। ठीक है, जैसे आई कुड पास द एग्जामिनेशन, यानी मैं एग्जामिनेशन पास कर सकता था। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये संभावना बता रहा है, यानी ये क्या बतला रहा है कि मेरे पास कैपेसिटी था
कि मैं एग्ज़ाम पास कर सकता था, मेरे पास क्षमता था कि मैं एग्ज़ाम पास कर सकता था। अब पास किया कि नहीं किया इसमें कोई कन्फर्मेशन नहीं है। अब ये नहीं समझना है कि पास नहीं ही किया, या ये नहीं समझना है कि पास कर ही गया, ऐसा कुछ नहीं समझना है। यहाँ पर कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है कि पास किया कि नहीं किया, सिर्फ वो बोल रहा है कि मैं एग्ज़ाम पास कर सकता था। जैसे शी कुड ईट ऑल द बनानाज, यानी वह सभी बनानाज यानी सभी केले खा सकता था। अब खाया कि नहीं खाया ये कहना मुश्किल है, ये सिर्फ जिक्र कर रहा है कि वह खा सकता था। तो क्या बतलाए, कुड का यूज कहाँ करते हैं, तो पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर दिखाने के लिए। एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर का मीनिंग क्या होता है ये तो बता ही चुके हैं, ठीक है। थर्ड है पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट जब हम किसी से करते हैं तो हम वहाँ पर भी कुड का यूज करते हैं। जैसे कुड आई स्मोक हेयर, क्या हम यहाँ पर जैसो क्या मैं यहाँ पर स्मोक कर सकता हूँ, यानी क्या मैं धूम्रपान कर सकता हूँ। किसी से हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब हम कुड का यूज करते हैं तो हम परमिशन लेने देने के साथ रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि यार थोड़ा सा तो दयालुता दिखाओ, थोड़ा सा तो कम से कम मानवता दिखाओ, परमिशन तो दे दो। तो हम किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। कुड आई स्मोक हियर, जैसे कुड आई गो होम नाउ, हम किसी से परमिशन भी ले रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। जब आपको परमिशन के साथ रिक्वेस्ट करना हो तो आप कुड का यूज जरूर करो, ठीक है। परमिशन भी ले रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि क्या मैं अब घर जा सकता हूँ, ठीक है। तो जब परमिशन प्लस रिक्वेस्ट दोनों हो तो किसका यूज करोगे, कुड का। अब पास्ट के अनरियल सिचुएशन, पास्ट के अनरियल सिचुएशन या अनरियल कंडीशन, ठीक है। पास्ट के अनरियल कंडीशन के लिए भी जैसो हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे क्या कहता है, इफ वी हैड मनी वी कुड बाय अ कार, ठीक है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं भी एक कार खरीद सकता था, लेकिन ये अनरियल है, यानी वास्तविकता इसमें कुछ नहीं है। ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही मैं कार खरीद सकता हूँ, ये सिर्फ क्या है, कोरी कल्पना है। जैसे इफ आई स्टडीड आई कुड पास द एग्जाम्स, यानी अगर मैं पढ़ाई किया होता तो मैं भी एग्ज़ाम पास कर गया होता, लेकिन अब क्या, चिड़िया चुग गई खेत, यानी ना तो मैंने पढ़ाई किया और ना ही मैंने पास किया, यानी ये क्या है, अनरियल कंडीशन है। सिर्फ हम सपना में अभी सब चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। तो वंस अगेन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि कुड का यूज कहाँ करते हैं, तो कैन के पास्ट टेंस फॉर्म में यूज करते हैं। सेकेंड, पास्ट यानी भूतकाल के एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर यानी शक्ति, योग्यता और क्षमता बताने के लिए करते हैं। थर्ड, जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट प्लस परमिशन यानी परमिशन लेने के लिए हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो हम वहाँ पर कुड का यूज करते हैं। और फोर्थ कहाँ यूज करते हैं, तो जब हम पास्ट की अनरियल सिचुएशन यानी भूतकाल की कुछ ऐसी कंडीशन के बारे में बातें करते हैं जो कभी सच हो नहीं सकता है अब, ठीक है, तो हम उसके लिए भी जैसो कुड का यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं शुड को, ठीक है। शुड के प्रयोग को समझते हैं। शुड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका एक प्रयोग तो आपको बिल्कुल ही याद होगा क्योंकि इससे पहले भी हम बता दिए थे कि सेल के पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म यानी सेल के पास्ट टेंस फॉर्म में हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। जिसमें हम बता रहे थे कैन, तो बताए थे कि कुड जो है वह कैन का पास्ट है, में जो है वह माइट का पास्ट है, उसी तरह से शुड जो है वह क्या है, सेल का पास्ट है। ये हम इससे पहले बता चुके हैं। जैसे ही सेड डैट ही शुड गो होम, उसने क्या कहा कि उसे घर जाना चाहिए था, उसे घर जाना चाहिए था, यानी सेल का पास्ट फॉर्म हो गया। सेकेंड क्या है, जब हम किसी को एडवाइस देना चाहते हैं यानी सलाह देना चाहते हैं या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं यानी निर्देश देना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं या निर्देश देना चाहते हैं तो भी हम किसका यूज करते हैं, हम शुड का यूज करते हैं। जैसे क्या है, तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस, तुम्हें क्या करना चाहिए,
तो पहले जो है सो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस। तुम्हें पहले क्या करना चाहिए? डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यानी हम इसमें क्या दे रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एडवाइस। फिर यू शुड नॉट गो होम, तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए। सॉरी, यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये क्या बतला रहा है? यानी इंस्ट्रक्शन दे रहा है। क्या दे रहा है? इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ठीक है, तो जब एडवाइस दे यानी सलाह दे या इंस्ट्रक्शन दे यानी निर्देश दे तो किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। थर्ड है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी। यानी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको बोलते हैं? तो जिसको हम बोलते हैं नैतिक जिम्मेदारी। क्या बोलते हैं? नैतिक जिम्मेदारी अगर रहे तो नैतिक जिम्मेदारी या कर्तव्य की बात अगर होता है तो भी हम किसका यूज करते हैं? तो हम शैल का, शुड का यूज करते हैं। जैसे वी शुड लव आवर कंट्री, यानी हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। जैसे यू शुड नॉट टेल अ लाई, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। टेल ए लाई मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। टेल ए लाई मीन्स क्या होता है? झूठ बोलना। तो यू शुड नॉट टेल ए लाई यानी तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो चलो वंस अगेन शुड के प्रयोग को फिर रिवाइज कर लेते हैं। शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ शैल, यानी शैल के पास्ट टेंस फॉर्म में शुड का यूज करते हैं। सेकेंड, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं तो भी हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। थर्ड, जब हम मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी नैतिक जिम्मेदारी की बातें करते हैं या कर्तव्य की बातें करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। तो चलो वुड के प्रयोग को समझते हैं कि वुड का प्रयोग हम करते कहाँ हैं। ठीक है, फर्स्ट वुड का प्रयोग हम करते हैं पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ शैल और विल इन इनडायरेक्ट स्पीच। आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो पढ़े हो ना, नरेशन तो पढ़े हो, तो उसमें जो है सो आप पढ़े होगे एक चेंज ऑफ टेंस का रूल होता है जिसमें होता है कि शैल या विल को हम शुड या वुड में बदलते हैं, यानी जैसा सब्जेक्ट होता है उस अनुसार हम बदल देते हैं। ठीक है, तो शैल या विल का पास्ट फॉर्म भी होता है वुड, और इसका यूज कब करते हैं? तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे ही सेड दैट ही वुड डू द वर्क, उसने कहा, क्या कहा? कि वह जो है सो काम करेगा, वह काम करेगा। तो यहाँ पर ही के साथ किसका यूज किए हैं? वुड का यूज किए हैं। जैसे रोहन सेड डैट शी वुड बी देयर, रोहन ने क्या कहा? कि वह वहाँ पर होगा, वह वहाँ पर होगा। रोहन सेड डैट शी वुड बी देयर यानी वह वहाँ पर होगा। ठीक है, तो क्या समझ गए आप कि शुड का यूज जो है सो हम शैल या विल के पास्ट टेंस फॉर्म में करते हैं। कब? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे होते हैं तब। सेकेंड, जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं या पोलाइटली क्वेश्चन किसी से हम अगर पूछते हैं तब भी हम वुड का यूज करते हैं। फर्स्ट, जब हम रिक्वेस्ट किसी से करते हैं, विनम्र निवेदन किसी से करते हैं तब हम वुड का यूज करते हैं, या जब हम किसी से जैसो बहुत विनम्रता से कोई क्वेश्चन पूछते हैं यानी पोलाइट क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तब भी हम वुड का यूज करते हैं। जैसे वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपनी कलम देंगे? यानी हम उससे कलम मांग रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया आप मुझे अपनी कलम दे दें। वुड यू रिटर्न द पेपर्स बाय टुमारो, हम उससे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन पोलाइटली कर रहे हैं, विनम्रता पूर्वक कर रहे हैं, और उससे हम क्या कहते हैं कि क्या आप कल सुबह तक जैसो सभी पेपर्स रिटर्न कर देंगे? तो इसलिए जैसो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चन के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना व्यक्त करने के लिए हम किसी भी चीज़ की जब कोई प्रोबेबिलिटी बतलाते हैं यानी संभावना जब हम व्यक्त करते हैं तब भी हम वुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। जैसे शी वुड बी हर मदर, जैसे हम किसी औरत को देखते हैं तो कोई कहता है अरे देखने में तो ये उसकी माँ जैसी लगती है, तो हम कहते हैं
हो सकता है उसकी माँ होगी, ऐसा देखने में हमको भी लग रहा है कि उसकी माँ होगी, तो हम क्या कहते हैं कि सी वुड बी हर मदर, यानी वह उसकी माँ हो सकती है, ऐसा हम भी संभावना बता रहे हैं। ही वुड बी अ रियल सेंट, किसी को जैसे जब हम देखते हैं तब कहते हैं अरे वो देखने में तो साधु जैसा लगता है, तो ये कहता है हाँ यार देखने में तो बहुत एकदम वास्तविक साधु जैसा लगता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, ही वुड बी अ रियल सेंट, यानी वह जैसा वास्तविक संत हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, अनरियल कंडीशंस। अनरियल कंडीशन किसको बोलते हैं पता है, वैसी कंडीशन जो कि कभी रियल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जैसे कोई कहता है काश कि मैं पक्षी होता तो उड़ के उससे मिलने चला जाता। अब क्या मनुष्य कभी पक्षी हो सकता है, नहीं हो सकता है। कोई कहता हो काश कि मैं राजा होता तो उससे शादी कर लेता। अब राजा ना तुम होगा ना तुम उससे शादी करेगा, तो इसी को हम बोलते हैं अनरियल कंडीशन। क्या बोलते हैं, अनरियल कंडीशन, जो कि कभी रियल हो ही नहीं सकता है। तो क्या हो जाएगा, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू हर, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ के उसके पास चला जाता, लेकिन ना ही मैं पक्षी हूँ और ना ही मैं उड़ के उसके पास जा सकता हूँ। इफ़ आई वर अ किंग आई वुड मैरी हर, अगर मैं राजा होता तो मैं भी उससे शादी कर लेता, क्या, लेकिन अब तो अफसोस ही रहेगा, ना मैं राजा बन सकता हूँ ना ही मैं उसे शादी कर सकता हूँ, ठीक है। तो वुड के कितने प्रयोग आपको बता चुके हैं, 4 प्रयोग बताए हैं। फर्स्ट, शैल या विल के पास्ट टेंस फॉर्म में कब करते हैं, तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। सेकेंड, जब हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं या पोलाइटली कोई क्वेश्चन पूछते हैं तब भी हम यूज करते हैं। थर्ड, जब किसी चीज़ की संभावना व्यक्त करते हैं, प्रोबेबिलिटी बतलाते हैं, तो भी हम वुड का यूज करते हैं। और फोर्थ, जब कोई अनरियल कंडीशन होता है जो कि कभी रियल हो ही नहीं सकता है, तब भी हम वुड का यूज करते हैं। आई होप आपको वुड का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। मस्ट को समझना है कि मस्ट का प्रयोग कब और कहाँ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट, जब हम स्ट्रॉन्ग एडवाइस देंगे यानी जोरदार सलाह, तब हम जैसो किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। जैसे यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, तुम जरूर जो है सो समय पर दवाई लो, तुम जरूर से जरूर समय पर दवाई लो, तो हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं यानी आज्ञा दे रहे हैं, तब हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। जैसे यू मस्ट बी बैक बाय 11 o'clock, तुम जरूर 11 बजे तक लौट के आ जाओगे, कि तुम जरूर 11 बजे तक लौट कर आ जाओगे, तो किसका यूज करेंगे, मस्ट का। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जैसो कंपल्सन बतला रहा है, क्या, थर्ड क्या बतला रहा है, कंपल्सन, यानी मस्ट का यूज किस चीज़ को बतलाने के लिए करते हैं, कंपल्सन, यानी बाध्यता को बतलाने के लिए करते हैं। जैसे यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, ठीक है, तुम जरूर वैसा ही करो जैसा करने के लिए हम तुमको कहे थे। फोर्थ क्या है, स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन, यानी कड़ा निर्देश, जब हम किसी को सख्त से सख्त निर्देश देते हैं तब हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, यानी सभी कैंडिडेट्स को जरूर से जरूर सभी क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प की बात करते हैं तो भी हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यानी तुम जैसो किसकी आज्ञा मानोगे, पेरेंट्स की आज्ञा मानोगे, अपने माता पिता की आज्ञा अवश्य मानोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मस्ट का यूज जो है सो किसके लिए करते हैं, तो 5 चीज़ों के लिए करते हैं। वंस अगेन रिवाइज कर लो इसको कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस यानी जोरदार सलाह देने के लिए करते हैं, ऑर्डर यानी आज्ञा देने के लिए करते हैं, कंपल्सन यानी बाध्यता बताने के लिए करते हैं, स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन कड़ा निर्देश के लिए करते हैं, और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प के लिए हम करते हैं। किसका यूज, मस्ट का यूज करते हैं। आई होप आप आज के बाद जैसो कभी भी मस्ट के प्रयोग को नहीं भूलोगे, यानी जहाँ भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, एडवाइस हो, ऑर्डर हो, कंपल्सन हो, इंस्ट्रक्शन हो या डिटर्मिनेशन हो, तो हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। चलो अब नेक्स्ट हम सीखते हैं आउट टू के प्रयोग को। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आउट टू, यानी आउट टू के प्रयोग को समझते हैं, ठीक है। मेन आउट टू का मीनिंग भी होता है चाहिए, ठीक है।
तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं मोरल ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए, यानी नैतिक कर्तव्य, नैतिक जिम्मेदारी को दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे वी आउट टू हेल्प द पुअर, यानी ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, यानी ये क्या हो गया? मोरल ऑब्लिगेशन हो गया, नैतिक जिम्मेदारी हो गया। तो जहाँ नैतिक जिम्मेदारी की बातें करेंगे तो उसके साथ जो है सो हम ought to का यूज करते हैं। जैसे वी देखो शुड लिखा गया यहाँ, वी आउट टू ओबे आवर एल्डर्स, यानी हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यानी इसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? आउट टू का यूज करते हैं। इस जगह पर जो है सो आप शुड का भी यूज करते हो, ठीक है। यानी मोरल ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए आप शुड का भी यूज कर सकते हो या आउट टू का भी यूज कर सकते हो, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, यानी संभावना दिखाने के लिए भी जैसो आप आउट टू का यूज कर सकते हो। जैसे मोहन आउट टू विन द रेस, यानी मोहन जो है सो रेस को जीत सकता है, मोहन रेस को जीत सकता है। तो हम यहाँ पर जो है सो संभावना यानी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी किसका यूज करते हैं? आउट टू का यूज करते हैं। जैसे सी आउट टू पास द एग्जाम्स, यानी वह जो है सो एग्जाम पास कर सकती है, यहाँ पर उसके एग्जाम पास करने की संभावना है, यानी पॉसिबिलिटी है। तो हम इसके लिए किसका यूज करेंगे? आउट टू का यूज करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे ज़्यादा अगर आउट टू का यूज अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है आपका मोरल ऑब्लिगेशन, यानी नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक कर्तव्य की जब हम बातें करेंगे, नैतिक जिम्मेदारी की जब हम बातें करेंगे तो जनरली हम आउट टू का यूज करते हैं। इसी को ध्यान में रखिएगा। पॉसिबिलिटी के लिए तो इसका बहुत ही कम यूज होता है, ज़्यादा यूज नहीं होता। नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है आपका यूज्ड टू, ठीक है, यूज्ड टू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखना है कि यूज्ड टू का यूज हम दो तरीके से करते हैं, एक तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से भी करते हैं और दूसरा हम इसका यूज एडजेक्टिव की तरह से भी करते हैं। इसमें कहीं भी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दो तरीके से करते हैं, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरीके से करते हैं और दूसरा एडजेक्टिव के तरीके से करते हैं। तो जब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरीके से करते हैं तब ये क्या बतलाता है? तो पास्ट की हैबिट को बतलाता है। क्या बतलाता है? पास्ट के हैबिट को बतलाता है। किस चीज़ को बतलाता है? पास्ट के हैबिट को बतलाता है। जैसे आई यूज्ड टू वर्क इन द मॉर्निंग, ठीक है, यानी मैं सुबह में जो है सो काम किया, सॉरी, आई यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह में टहला करता था, ठीक है। यहाँ पर वॉक है ना, आई यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह में टहला करता था, यानी मेरी आदत थी सुबह सवेरे उठकर टहलने की। तो ये पास्ट की हैबिट है, प्रेजेंट की हैबिट को नहीं बतला रहा है। किस हैबिट को बतला रहा है? पास्ट के हैबिट को बतला रहा है, प्रेजेंट के हैबिट को नहीं बतला रहा है। तो क्या हो जाएगा? आई यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह सवेरे उठकर टहला करता था। सी यूज्ड टू लिव इन बिहार, यानी वह कहाँ रहा करती थी? तो वह बिहार में रहा करती थी। कहाँ रहा करती थी? बिहार में रहा करती थी। अभी नहीं रह रही है, ऐसा नहीं कह सकते कि वह अभी रह रही है, क्योंकि ये पास्ट की हैबिट को बता रहा है। ही यूज्ड टू ड्रिंक वाइन, उसकी आदत थी कि वह पहले जो है सो शराब पिया करता था। वह पहले क्या करता था? शराब पिया करता था। अब पीता है कि नहीं ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पहले शराब पिया करता था, ठीक है। तो जब इसका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज करते हैं तो यहाँ पर ये क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है पास्ट की हैबिट, पास्ट की हैबिट। लेकिन जब हम इसका एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तब ये क्या बतलाता है? तब ये बतलाता है कि किसी भी चीज़ में अभ्यस्त होना या किसी चीज़ की आदत होना, किसी भी चीज़ में अभ्यस्त होना या किसी भी चीज़ की आदत होना, ठीक है, जब एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। तो जैसे आई एम यूज्ड टू नॉइज, आई एम यूज्ड टू नॉइज, यानी मुझे नॉइज में, आवाज़ में, शोरगुल में रहने की आदत है, यानी मैं अभ्यस्त हो चुका हूँ कि मैं शोरगुल में भी काम कर सकता हूँ, शोरगुल में भी रह सकता हूँ। जैसे दे आर नॉट यूज्ड टू रेजिंग अर्ली, यानी उसे सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं है, यानी वह नहीं अभ्यस्त है सुबह सवेरे उठने का, ठीक है। तो जब इस तरह की बातें होती है, यानी अभ्यस्त होना या आदत होना की बात हम करते हैं,
तो यह क्या हो जाता है, एक एडजेक्टिव हो जाता है। तो आप दोनों तरीका समझ चुके हैं कि यूज टू का यूज हम दो तरीके से करते हैं, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरीके से भी करते हैं और दूसरा जो है सो एडजेक्टिव की तरीके से करते हैं। जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरीके से करते हैं तो इसका ये क्या बतलाता है, पास्ट की हैबिट को, लेकिन जब एडजेक्टिव की तरह से करते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है किसी भी चीज़ में अभ्यस्त होना या किसी चीज़ की आदत होना, किसी चीज़ की आदत होना। ठीक है, आई होप आप यूज्ड टू को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को बतलाते हैं और वो है आपका शैल विल। ठीक है, चलिए सेल और विल के प्रयोग को समझते हैं। सेल और विल का प्रयोग बहुत ही आसान है। ठीक है, तो पहले सेल के प्रयोग को समझते हैं। सेल का यूज है सो आई और वी के साथ होता है, किस चीज़ के लिए, तो जो काम फ्यूचर में होने वाला है उस काम के लिए होता है। वंस अगेन आप इसको समझ लो, सेल का यूज आई और वी के साथ होता है उस काम के लिए जो काम फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, सिंपली फ्यूचर में होने वाला है। जैसे आई शैल गो टुमारो, यानी मैं कल चला जाऊंगा। साधारणतः बोल रहे हैं, ये नहीं कि यहाँ पर कोई डिटर्मिनेशन है या यहाँ पर कोई प्लेज है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम साधारणतः बोल रहे हैं कि मैं कल चला जाऊंगा। जैसे वी शैल वर्क, यानी हम लोग काम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। तो जब कोई काम फ्यूचर में साधारण रूप से हो तो आई और वी के साथ हम किसका यूज करते हैं, शैल का। लेकिन आई और वी के साथ जैसो विल का भी सेल का यूज जो है सो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी होता है। सेकेंड पर्सन किसको बोलते हैं, तो यू को, और थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, तो ही सी इट या दे को हम क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो सेल का यूज जो है सो यू ही सी इट और दे के साथ भी होता है। लेकिन कब होता है, तो जब हम किसी भी काम को निश्चित रूप से करने की बात करते हैं, यानी जहाँ पर प्रतिज्ञा होती है या आज्ञा होता है या फिर धमकी होता है, तो उसके लिए जो है सो हम सेल का यूज सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी करते हैं। जैसे यू शैल डू इट, यानी तुम इसे अवश्य करोगे, तुम इसे अवश्य करोगे, यानी यहाँ पर क्या बतला रहा है, तो प्रतिज्ञा बतला रहा है। ठीक है, जैसे ही शैल डू इट, यानी वह इसे अवश्य करेगा, वह इसे अवश्य करेगा, यानी यहाँ पर ये क्या बतला रहा है, तो प्रतिज्ञा की बात कर रहा है। तो आप समझ चुके हैं। चलिए विल के प्रयोग को समझते हैं। किसको समझते हैं, विल के प्रयोग को समझते हैं कि विल का प्रयोग होता कहाँ है। तो इसका यूज जो है सो हम सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। किस काम के लिए, तो वो काम जो काम साधारण रूप से फ्यूचर में होने वाला है, यानी भविष्य में साधारण रूप से होने वाला है। जैसे यू विल गो टू पटना टुमारो, यानी तुम कल कहाँ जाओगे, पटना जाओगे। तुम कल कहाँ जाओगे, पटना जाओगे। जैसे ही विल हेल्प मी, यानी वह क्या करेगा, तो मेरी मदद करेगा। वह क्या करेगा, मेरी मदद करेगा। ठीक है, लेकिन विल का यूज जो है सो हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी करते हैं, यानी आई और वी के साथ भी हम करते हैं। किसका यूज, विल का यूज करते हैं। कब करते हैं, तो वही जब हमको प्लेज दिखाना हो, थ्रेड दिखाना हो, ऑर्डर दिखाना हो, तब जो है सो हम आई और वी के साथ भी विल का यूज करते हैं। यानी जब अवश्य के सेंस में हो, यानी अवश्य कोई काम हम अवश्य करेंगे, तब जैसो हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का यूज करते हैं। जैसे आई विल हेल्प यू, यानी मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। ठीक है, तो आई होप आपका सेल और विल का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। अब चलो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का जो है सो सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है नीड और डेयर। हम नेक्स्ट जो है सो नीड और डेयर को एक्सप्लेन करके आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। ठीक है, और डेयर के प्रयोग को समझते हैं कि नीड और डेयर का प्रयोग हम आखिर करते कैसे हैं। तो फर्स्ट, नीड का मीनिंग क्या होता है, नीड का मीनिंग होता है टू हैव टू या टू बी नेसेसरी, यानी किसी भी चीज़ की आवश्यकता होना या किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ना। इसको क्या मीनिंग होता है नीड का,
किसी भी चीज़ की आवश्यकता होना या किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ना। और डेयर का मीनिंग क्या होता है? तो टू बी कॉरेजियस टू डू समथिंग, यानी साहस करना या हिम्मत करना। तो नीड और डेयर दोनों के मीनिंग को आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं। नीड मीन्स क्या होता है? नीड मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ की आवश्यकता होना या पड़ना। और डेयर का मीनिंग क्या होता है? साहस करना या हिम्मत करना। ठीक है, तो नीड और डेयर के मीनिंग को आप समझ चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि नीड और डेयर दोनों का यूज जो है सो हम दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी करते हैं और लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब की तरह करते हैं। ठीक है, इसीलिए जैसो हम नीड और डेयर को जैसो हम क्या कहते हैं? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कहते हैं? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं नीड और डेयर को। इसी के लिए क्यों? क्योंकि इसका यूज कभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह होता है और कभी जैसो मेन वर्ब की तरह होता है। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स मे, कैन, शैल, विल, शुड, इसके तरह भी जैसो नीड और डेयर का यूज होता है। और मेन वर्ब यानी ईट, प्ले, ड्रिंक, यानी जिसका हम V1, V2, V3, V4 और V5 बनाते हैं, तो उसके तरह से भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, यानी नीड और डेयर का यूज दो तरीके से होता है। ओके, नेक्स्ट जब हम इसका यूज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह करेंगे तो इसका हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो नीड के बाद नोट का यूज करके या फिर नीड में एंटी लगा के नीडंट हो जाता है। और डेयर का नेगेटिव क्या होता है? तो डेयर में या तो हम नोट लगाते हैं या डेयर में फिर जैसो एंटी लगा के जैसो डेरंट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसका मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं? तो डू, डज या डिड का प्रयोग करके, जैसे डू नॉट नीड या डोंट नीड, डज नॉट नीड या डजंट नीड। उसी तरह से डेयर भी डू नॉट डेयर या डोंट डेयर या डजंट डेयर, डिडंट डेयर, इस तरह से हम बनाते हैं, जिस तरह से कि हम ईट, प्ले और ड्रिंक का बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हुआ है, क्या हो जाएगा? यू नीड गो देयर, यानी तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता है। यू नीड गो देयर, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता है। और इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यू नीड नॉट गो देयर, यानी तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो नीड यू गो देयर, नीड यू गो देयर, क्या तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता है। इसी तरह से जैसो डेयर का भी जो है सो आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जब मेन वर्ब की तरह हम यूज करते हैं तब इसका क्या होगा? तब इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्या होगा? तो देखिए, फर्स्ट देखते हैं अफर्मेटिव। यू नीड माई हेल्प, यानी तुम्हें मेरे मदद की आवश्यकता है। ठीक है, यू डू नॉट नीड माई हेल्प, यानी तुम्हें मेरी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्या बनाते हैं? तो डू यू नीड माई हेल्प, यानी क्या तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता है। तो आई होप नीड और डेयर का कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट हो गया होगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा एक बार वीडियो को देख लीजिएगा और मेनली फोकस कहाँ कीजिएगा? तो इसके मीनिंग पर फोकस कीजिएगा। उसके बाद दो तरीका से यूज होता है, मेन वर्ब की तरह भी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी, इसलिए इसको हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब से भी बोलते हैं। जब इसका यूज मॉडल वर्ब की तरह करते हैं तो इसका यूज मे, कैन, शैल की तरह होता है। और इसमें जैसे हम सिर्फ नोट लगा के नेगेटिव बनाते हैं और नीड या डेयर को सब्जेक्ट के पहले रख के इंट्रोगेटिव बनाते हैं। लेकिन जब इसका यूज प्ले, ईट, ड्रिंक की तरह होता है तो इसका जैसो V1, V2, V3, V4 और V5 भी बनाते हैं। और अगर इसका नेगेटिव बनाना होता है तो डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट का यूज करते हैं। और इंट्रोगेटिव अगर बनाना होता है तो फिर जैसो हम डू, डज या डिड का यूज करते हैं। ओके, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो एक बार और देख लीजिएगा, अच्छा से जैसा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर कभी दोबारा किसी वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर जैसे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। आप लोगों के ही जैसो कमेंट को सेलेक्ट करके हम वीडियो बनाते हैं, चूँकि हमको लगता है कि हमारे व्यूअर्स को, हमारे सब्सक्राइबर्स को इस तरह की वीडियो की ज़्यादा आवश्यकता है, तो हम वही वीडियो आपको प्रोवाइड करते। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जैसो प्रैक्टिस सेट अपलोड करने वाले हैं, जो कि हम अच्छे से जैसो क्वेश्चन को डील करेंगे। आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा ताकि
कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, किसी दूसरे क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के क्वेश्चन का भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।